विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरी इस ऐतिहासिक अध्ययन की कक्षा में। विद्यार्थियों, मेरी इस कक्षा का संबंध आपके अर्थात बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने अपने YouTube चैनल में आपसे काफी बातें साझा की थी। आज मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, उसके बारे में हम न केवल चर्चा करेंगे, बल्कि मैं आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी PDF नोट्स के माध्यम से भी साझा करने वाला हूं। विद्यार्थियों, इतिहास एक ऐसा विषय है जो चर्चा और परिचर्चा से काफी गहराई से समझ में आता है। तो आज मैं आपसे जिस तथ्य के बारे में बात कर रहा हूं, उसका संबंध है शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान, जो ममलूक राजवंश से संबंधित था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का महत्वपूर्ण स्थान है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है कि उसने पहली बार सुल्तानी पद के अधिकारों, सुल्तानी पद की गरिमा और उससे जुड़े हुए कई विषयों की न केवल विशद चर्चा की, न केवल उसकी रूपरेखा बनाई, बल्कि उसको एक व्यवहारिक रूप उसने प्रदान किया। तो इस कक्षा में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा उन्हीं तमाम बातों के बारे में जो कि सुल्तान बलबन के राजपद के बारे में विचारों को स्पष्ट रूप से व्याख्यात करती है, आख्यात करती है। और साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा उन परिस्थितियों के बारे में जिनके चलते हुए सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की तुलना में अपने अधिकारों के प्रति और सुल्तानी पद की गरिमा के प्रति ज्यादा जागरूक होना पड़ा। विद्यार्थियों, अन्य घटनाओं की भांति या अन्य अनुशासनों की भांति इतिहास में भी कार्य कारण सिद्धांत काम करता है। यदि कोई कार्य है तो उसका कारण है। अर्थात यदि सुल्तान बलबन पहली बार सुल्तानी पद के अधिकारों के बारे में अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की तुलना में मुखरित हो रहा है, न केवल मुखरित हो रहा है बल्कि वह इसको लागू करने के लिए भी काफी हद तक प्रयत्नशील है, तो हमें गौर करना पड़ेगा कि उन परिस्थितियों के बारे में कि बलबन को ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बलबन का संबंध तुर्कान चहलगानी अर्थात चालीसा तुर्की मंडल के महत्वपूर्ण सरदारों में से एक था। और जैसे जैसे सुल्तान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कमजोर पड़ते गए, विशेष रूप से रजिया के बाद, वैसे वैसे धीरे धीरे करते हुए बलबन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को व्यावहारिक जमा प्रदान करना शुरू किया। यद्यपि तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने यह तय किया था कि हम में से कोई सुल्तान नहीं बनेगा, बल्कि सुल्तानी पद इल्तुतमिश के खानदान में सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो भी इल्तुतमिश का वारिस या इल्तुतमिश का वंशज सुल्तान बनेगा, वह केवल एक पपेट के रूप में, एक कठपुतली के रूप में काम करेगा। वह व्यावहारिक रूप से अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि व्यावहारिक रूप से सुल्तानी पद के अधिकारों का प्रयोग
तुर्कान चहलगानी द्वारा ही नियुक्त नायब ममालिकात नामक पद को धारित करने वाला व्यक्ति करेगा। और साथ ही साथ यह भी तय किया गया था कि यदि पपेट सुल्तान ने कठपुतली सुल्तान ने स्वतंत्र होने की कोशिश की, दैट मीन्स वास्तविक सुल्तान बनने की कोशिश की, तो उसको भी रास्ते से हटा दिया जाएगा और किसी अन्य को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन जिस ढंग से इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी एक के बाद एक करके आने लगे, यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ समय के लिए रहा। उसके बाद रजिया सुल्तान, मोटे तौर पर 3 वर्ष 6 महीने 6 दिन, जैसा कि मिन्हाजुद्दीन सिराज कहता है। इसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह, जो 1242 तक। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 1246 तक। और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266 तक। विद्यार्थियों, 1246 में जो चेंज हुआ, यानी सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे शहजादा नासिरुद्दीन महमूद को नया दिल्ली सुल्तान बनाया गया और उसने लगभग 20 वर्ष तक हुकूमत की, 1246 से 1266 तक। स्टूडेंट्स, इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट। ये एक महत्वपूर्ण दौर था जब जब गयासुद्दीन बलबन ने, जो उस वक्त उलुग खान के पद पर नियुक्त हो चुका था, नायब ममालिकात के अधिकारों का उपयोग कर रहा था, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट काम जो हुआ, उसने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। तो वह व्यक्ति जो साम्राज्य का सर्वेसर्वा, वह व्यक्ति जो नायब ममालिकात के अधिकारों का उपयोग कर रहा है, और वह व्यक्ति जो सुल्तान का ससुर है, निश्चित तौर पे साम्राज्य में उसकी तूती बोलना स्वाभाविक था। और यही वह दौर था जब गयासुद्दीन के मन में सुल्तान बनने की भावना का अंकुरण हुआ। 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक का दौर नाम के तौर पर भले ही नासिरुद्दीन महमूद का हो, लेकिन व्यावहारिक तौर पर, वास्तविक तौर पर सत्ता का उपभोग करने वाला व्यक्ति अगर कोई था, वो था गयासुद्दीन बलबन। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद पूरी तरीके से बलबन के ओरा में था, बलबन के प्रभामंडल में था। इतिहासकार कहते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति था, शहजादा सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, जो बलबन के कहे बगैर न तो उठता था, न बैठता था, न खाता था, न पीता था। इवन यहां तक भी बात आई कि सुल्तान की बीवी को, जो बलबन की बेटी थी, उसने अपने पति को कहा कि मुझे रसोई में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए एक नौकरानी चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ जल जाते हैं। तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने मना कर दिया कि नहीं, बोले हमें सादा जीवन जीना चाहिए और हमें इसके लिए बलबन की अनुमति लेनी पड़ेगी, हम इस प्रकार से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हालांकि ये बात काफी हास्यास्पद लगती है कि वह स्त्री जो कि साम्राज्य के सर्वेश्वर और बलबन की बेटी हो और उसके लिए नौकरानी का इंतजाम नहीं हो, लेकिन इससे कुल मिलाकर यह संकेत मिलता है कि नासिरुद्दीन महमूद किस हद तक बलबन के प्रभाव में था। तो यह एक प्रकार का आवरण था सुल्तान के बीच में और बलबन के बीच में। और 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने इस आवरण को भी उखाड़ फेंका। उसने अपने दामाद को सत्ता से हटा दिया, कारागार में डाल दिया, और बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। और 1266 में गयासुद्दीन बलबन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना।
वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान था और 1287 में उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत यानी ममलूक सुल्तानों की दिल्ली सल्तनत, वह दिल्ली सल्तनत जिसे कि वह ममलूक राजवंश जिसे कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कायम किया और जिसका अंतिम शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। और बलबन की बात चरमराने लगी और बलबन की मृत्यु के लगभग 3 साल बाद ही एक अन्य नवोदित तुर्की ताकत, जो अपने आप को पवित्र किस्मों का पाक नस्ल का तुर्क होने का दावा नहीं करती थी, उसके शक्तिशाली सरदार जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने ममलूक सत्ता को उखाड़ फेंका और 1290 में एक नवीन खलजी सत्ता को कायम किया। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस बैकग्राउंड को जानकारी देने का मेरा मकसद यह था कि आप उन परिस्थितियों को समझे और जानने की कोशिश करें कि जिनके चलते बलबन को एक कठोर राजस्व सिद्धांत अपनाना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि 1266 में जब बलबन सुल्तान बना तो अपने आप में उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बलबन के समय तक सुल्तानी पद की गरिमा पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। आम जनता के मन में, दिल्ली की जनता के मन में और सरदारों के मन में सुल्तान के प्रति कोई विशेष आदर और सम्मान नहीं रह गया, क्योंकि बलबन से पहले हम देखते कि एक के बाद एक करके 5 दिल्ली सुल्तानों को दिल्ली के तख्त पर बिठाया गया और बलि के बकरे की भांति कत्ल किया गया, कैद में डाला गया। चाहे मोइजुद्दीन, चाहे रुकनुद्दीन फिरोज हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, चाहे मोइजुद्दीन बहराम हो, चाहे अलाउद्दीन मसूद हो, चाहे नसरुद्दीन महमूद हो। तो इस कारण बलबन के समय तक सुल्तानी पद की गरिमा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में बलबन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि यदि उसे अपनी सत्ता को सुरक्षित और निरापद रूप में और आदर सहित चलाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना होगा कि सुल्तानी पद की गरिमा को कायम किया जाए, जनता और सरदारों के मन में सुल्तान के प्रति भय, सम्मान की भावना पैदा की जाए। और वह भी इसलिए बलबन के लिए चुनौती थी कि बलबन उस समय लगभग 65 से भी ऊपर की आयु में चल रहा था। तो बलबन के लिए स्थिति काफी गंभीर थी। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा कि बलबन ने स्पष्ट रूप से राजत्व के सिद्धांत को न केवल एक नया और व्यवहारिक रूप प्रदान किया, बल्कि वह अपनी जनता और सरदारों के मन में सुल्तान के प्रति विश्वास जगाने में कामयाब हो गया और भय और सम्मान की भावना भी पैदा करने में कामयाब हो गया। और देखिए, इस चीज का उदाहरण मैं आपको इस बात से बताता हूं कि बलबन ने अपने सरदारों के मन में अपने प्रति किस प्रकार से सम्मान, आदर पैदा कर दिया कि भले ही हम देखते कि 1290 में खलजी सुल्तानों ने, फिरोज खलजी ने कायम कर दिया, लेकिन वह कई महीनों तक बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि उसका यह कहना था कि वह किस प्रकार से उस सिंहासन पर बैठता है जिसके सामने वह कई घंटों तक हाथ बांधे हुए सर झुकाकर खड़े रहता था। तो यह कथन बलबन की इस बात में सफलता थी कि उसने सुल्तानी पद की गरिमा को पुनः कायम कर दिया। बलबन ने राजपद के बारे में स्पष्ट नियम बनाए। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता। सुल्तान वही व्यक्ति बन सकता है जिसके ऊपर खुदा की कृपा हो। अर्थात उसने सुल्तानी पद की दैवीय उत्पत्ति की व्याख्या की और सुल्तानी पद का ओरिजिन दैवीय बताया। उसने कहा कि सुल्तान इस धरती पर खुदा का प्रतिनिधि है, नियाबत खुदाई है और सुल्तान के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून है।
बलबन ने अपने आप को ईरान के महान पौराणिक वीर अफरासियाब का वंशज बताया और अपनी जनता के और सरदारों के दिलो दिमाग में इस बात को कूट कूट कर गहराई से बिठा दिया। बलबन का यह कहना था कि सुल्तान आम व्यक्ति से अलग है। बलबन ने अपने आप को व्यक्ति बलबन के स्थान पर सुल्तान बलबन के कठोर ढांचे में डाल दिया। वह सामान्य व्यक्ति की तरह अपने दुख दर्द और तकलीफों को प्रकट नहीं करता था। जब बलबन को उसके भरे दरबार में शहजादा मोहम्मद की मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु का समाचार सुनाया, बलबन ने इस बात को सहज तरीके से, सामान्य तरीके से, उसी तरीके से सुना जैसे कि दरबारी रूटीन की अन्य बातों को सुना जाता था। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु बलबन के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बलबन के योग्यतम पुत्रों में से था और उसका वो वलीअहद था, उत्तराधिकारी था। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की तरह कभी भी बलबन ने अपने दरबारियों के सामने अपने दुख को जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसका मानना था कि यदि बलबन सामान्य व्यक्ति की तरह रोने लगेगा, विलाप करने लगेगा, तो फिर लोगों के मन में सुल्तान के प्रति क्या सम्मान रहेगा। सुल्तान जो अपने आप में दैवीय उत्पत्ति वाला था। यद्यपि इतिहासकारों का कहना है कि बलबन अपने महल के अंधेरे कोनों में अपने इस बेटे के लिए फूट फूट कर रोता था, लेकिन बलबन ने अपनी कमजोरी को जनता के सामने जाहिर नहीं किया। बलबन सामान्य व्यक्तियों से, छोटे मोटे व्यक्तियों से कभी नहीं मिलता था। उसका यह कहना था कि यदि बलबन हर तुच्छ और हर छोटे मोटे व्यक्तियों से मिलने लग गया तो इसे सुल्तानी पद की गरिमा समाप्त हो जाएगी और हर कोई व्यक्ति सुल्तान बनने की इच्छा प्रकट करने लगेगा। विद्यार्थी, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि दिल्ली का एक काफी पैसे वाला व्यक्ति फख्र बावनी, वह बलबन से कुछ समय के लिए मिलना चाहता था, बात करना चाहता था और इसके बदले में अपनी दौलत का काफी हिस्सा, काफी पैसा देने को तैयार था। लेकिन इसके बावजूद बलबन ने उससे मिलने से मना कर दिया। सुल्तानी पद की गरिमा को कायम करने के लिए बलबन ने फारसी राजाओं की तरह अपने दरबार को भव्यता से सजाया। उसके दरबार में किसी भी व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं थी, नहीं हंसने की, न मुस्कुराने की और न ही जोर से बात करने की अनुमति थी। बलबन ने सुल्तानी पद की गरिमा को कायम करने के लिए सिजदा और पैबोस नामक दो पद्धति लागू की, जिसके अंतर्गत उसे मिलने वाले व्यक्ति को कॉर्नस करना पड़ता था और उसके चरणों का चुंबन भी करना पड़ता था। तो कहने का मतलब यह है कि बलबन ने एक कठोर नीति अपनाते हुए अपनी जनता के मन में, अपने सरदारों के मन में सुल्तान के प्रति आदर और सम्मान की भावना को पैदा किया। 16वीं सदी का एक लेखक है फिजून अस्त्राबादी। फिजून अस्त्राबादी अपने विवरणार्थ में लिखता है कि बलबन अपने सर के ऊपर लंबा मुकुट पहनता था और एक लंबी दाढ़ी रखता था। तो मुकुट से लेकर उसकी दाढ़ी तक उसके चेहरे की लंबाई, चेहरा भी लंबा था तो लगभग 2.5 गज के आसपास लंबाई हो जाती थी। और वह दरबार में जब प्रवेश करता तो उसके दाएं और बाएं बॉडीगार्ड्स, काले रंग के भयानक अंगरक्षक, अपने हाथ में चमचमाती शमशीर तलवार लेकर अल्लाहू अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कहकर उसके दरबार में प्रवेश करते थे। तो उसके दरबारियों में उसके प्रति भय और आदर की भावना पैदा हो जाती थी। तो ये कुछ इस प्रकार के बेसिक काम किए बलबन ने सुल्तानी पद की गरिमा को कायम करने के लिए। साथ ही साथ न केवल उसने इस प्रकार की रूपरेखा दी बल्कि व्यवहारिक रूप भी दिया। उसने अपने दो सरदारों, बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक और अवध के इक़्तिदार हैबात खान को कोड़ों से पिटवाया, क्योंकि उन्होंने, और कोड़ों से भी जनता के सामने पिटवाया क्योंकि इन दोनों सरदारों ने अपने नौकरों के साथ दुर्व्यवहार किया था और उनकी कोड़ों से पीटकर हत्या कर दी थी। बलबन
को चाहे तो अलग से सजा दे सकता था, लेकिन जनता के सामने पिटवाया इसलिए गया ताकि जनता के मन में और बाकी सरदारों के मन में ये लगे कि अगर सल्तनत में जो कुछ भी है तो वो बलबन है, बलबन के सिवा कोई नहीं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक बड़ा विद्रोह दिखता है हमें बलबन के काल में, और वह था बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान का बगावत। विद्यार्थियों, तुगरिल खान की बगावत बलबन के लिए एक चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती थी जिसे यदि बलबन ने नहीं कुचला तो न केवल बलबन का राजनीतिक वजूद खतरे में था, बल्कि सुल्तानी पद के बारे में की गई उसकी व्याख्या और सारी चीजें धूमिल हो जाने वाली थी। तो बलबन ने पूरी ताकत के साथ उम्र दराज होने के बावजूद इस बगावत को कुचलने का निश्चय किया। 3 सेना भेजी गई, शहबुद्दीन हैबत खान और तिरमिथी, लेकिन तीनों ही कामयाब नहीं हुए। और चौथी बार सुल्तान खुद सेना लेकर तुगरिल के खिलाफ गया। तुगरिल की हिम्मत टूट गई। तुगरिल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुगरिल को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद वे तमाम लोग जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया था, उनको कहते कि लखनऊ के मुख्य बाजार से 2 किलोमीटर तक लंबी एक लाइन लगाकर, तख्ते लगाकर सूली पर टंगवा दिया गया। जिंदा उनके हाथों और पांवों में कीलें ठोकी गई। और इस भयानक दृश्य को देखने के लिए लखनऊ के तमाम बच्चे, बूढ़े, औरतों को बाहर निकालकर उन्हें दृश्य दिखाया गया। और बलबन ने कहा कि जो कोई भी सुल्तान के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। उसने अपने दूसरे बेटे शहजादा बुगरा खान को बंगाल का सूबेदार बनाया, लेकिन उसे कहा कि बरखुरदार, तुम भी याद रखना कि पिता बलबन अलग जगह है और सुल्तान बलबन अलग जगह है, और यदि तुमने बगावत करने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी इन बागियों जैसे ही होगा। विद्यार्थियों, इतिहासकार बताते हैं कि बुगरा खान में अपने पिता के प्रति भय इतना ज्यादा हो गया कि वो कभी भी दिल्ली नहीं गया। और जब बलबन बीमार था और बलबन ने उसे बुलाया, लेकिन फिर भी वह बलबन से मिलने नहीं गया, क्योंकि वह अपने पिता से इतना ज्यादा खौफ खाता था कि उसे अपनी जिंदगी का भय था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के कार्यों के द्वारा, सुल्तानी पद की व्याख्या के द्वारा और अपनी हुकूमत की सर्वोत्कृष्टता को साबित करने के प्रयत्नों के द्वारा बलबन ने अपने सरदारों के मन में, अपनी जनता के मन में सुल्तान के प्रति भय और सम्मान की भावना पैदा की। यद्यपि बलबन का राजत्व सिद्धांत काफी हद तक सफल था, लेकिन इसके बावजूद बलबन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी कठोरता की नीति के द्वारा ममलूक तुर्क सरदारों, तुर्कान चहलगानी के सदस्यों और पवित्र पाक नस्ल के जो तुर्क थे, जो सल्तनत की सत्ता का आधार थे, उनका मोराल, उनका नैतिक साहस तोड़ दिया, उनकी वीरता भरी प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। और यही कारण है कि उसके बाद में खलजी तुर्क शामिल हो गए। चाहे जो भी हो, लेकिन इन परिस्थितियों में हम ये देखते हैं कि बलबन के लिए यह समय की मांग थी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपसे चर्चा की अभी बलबन के राजस्व सिद्धांत के बारे में। इससे संबंधित पीडीएफ जानकारी भी मैं साझा कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।